रात की इस अंधियारी सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका जीवन अंधकारमय हो गया हो, जिसे ना कोई उम्मीद दिख रही थी और ना ही कोई रास्ता। अब वो जाए तो कहाँ जाए, वो भी इतनी रात को, जहाँ सब अपने घरों में आराम कर रहे थे। वहीं वो वीरान सड़क पर तेजी से चलती जा रही थी, जिसको ये भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है। बस दिशाहीन चलती जा रही थी और साथ ही बीच बीच में पीछे मुड़कर देख भी रही थी कि कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा। जब काफ़ी देर चलने के बाद उसे ऐसा लगा कि अब बहुत दूर निकल आई है और उसे यहाँ कोई आसानी से नहीं ढूंढ सकता, तो वो वहीं सड़क किनारे बने फुटपाथ पर बैठ गई। बैठने को तो बैठ गई, पर आगे क्या करे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। न सिर छिपाने को छत था और ना ही कोई सगा संबंधी जिससे वो मदद मांग सके, और जो थे वो अपने कहलाने के लायक ही नहीं थे। अगर होते तो आज वो यूं सुनसान रास्ते पर अकेली नहीं होती। उसे तो कभी कभी ऐसा लगता कि अभी तक वो जिंदा ही क्यों है और किसके लिए, जी कर करेगी भी क्या। जिंदगी तो ऐसे भी बर्बाद कर दी उसके अपने ही चाचा चाची ने, कुछ पैसों के लालच में। अब उसे अपने जीवन में सिर्फ अंधकार ही नजर आ रहा था, पर शायद इन सब के बाद भी उसके अंदर जीने की लालसा बाकी थी, जिसके कारण वो अब तक जिंदा थी। शायद अभी भी कोई उम्मीद उसके अंदर थी, जिसके सहारे वो आज इस अनजान रास्ते पर निकल आई थी, जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए, ये जानते हुए भी कि वो इस अनजान रास्ते पर अकेली है। उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। जब उसे प्यास का एहसास हुआ तो उसने आसपास नज़र घुमा कर देखा। सड़क के दाएं तरफ एक छोटा सा ढाबा था, जिसके बाहर पानी का नल लगा हुआ था, जिसे देख वो ढाबे की तरफ चल पड़ी। वहाँ से पानी पीने के बाद उसे बस एक ही चिंता सता रही थी कि रात कहाँ गुजारे। इन वीरान सड़कों को देखकर उसे डर भी लग रहा था। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि कहीं कुछ हो गया तो। वैसे भी किसी का क्या भरोसा, जब अपने ही दगा कर जाते हैं तो गैरों का क्या कहना। चारों तरफ नजरें दौड़ा कर देखा, पर कहीं कोई आसरा नहीं दिखा जहां वो रात गुजार सके। फिर उसने सोचा क्यों न ढाबे के पीछे ही अपनी रात गुजार दे, वहां उसे कोई देख भी नहीं सकता। ढाबे के पीछे आकर उसने अपने थैले से, जो वो अपने साथ ले आई थी, जिसमें सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा, एक चादर और कुछ कागजात थे, उसमें से चादर निकालकर वहीं बिछा दिया। उस पर वो सोने की कोशिश कर रही थी, पर नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। डर और चिंता की वजह से उसे पता था कि अकेली औरत का इस समाज में रहना कितना मुश्किल है। बेशक हमारा देश कितना भी तरक्की क्यों न कर ले, ये औरतों के लिए ना कल महफूज था और ना ही आज। डर की वजह से अनवी उठकर बैठ गई। हाँ, यही नाम था उसका, जिसे उसके माँ पापा ने बड़े ही प्यार से रखा था। आज उसे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही थी। अगर आज वो जिंदा होते तो उसकी ये हालत कभी नहीं होती। उसकी आंखों से बरबस ही आंसू बहे जा रहे थे। अपने माँ पापा को याद करते हुए वो अपने अतीत में खो गई। 8 साल पहले गर्मी की छुट्टियों में मैं मम्मी के साथ अपनी मौसी के घर जब भी दिल्ली जाती तो रास्ते में बड़े बड़े मकान दिखाई देते। शीशे की खिड़कियों पर डले पर्दे और बालकनी में लगे झूले, कुर्सियाँ, पौधे, हैंगिंग लाइट और बड़े बड़े सुंदर से मेन गेट और बाहर खड़े गार्ड्स व चमकती गाड़ियाँ दिखती थी। मैं हमेशा सोचती कि इन मकानों में लोग अंदर कैसे रहते होंगे। इन मकानों को बस फिल्मों में ही देखा था और वैसी ही कल्पना की थी। पता नहीं, एक उत्सुकता सी थी हमेशा इन बड़े मकानों को अंदर से देखने की। हमारे घर के सामने रहने वाले गुप्ता अंकल ने अपना घर बेच दिया और हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर एक दूसरा घर खरीद लिया। पुराने घर को रातों रात ही ढहा दिया गया। अब मलबा ही मलबा था चारों ओर। 2-4 दिनों बाद ही मलबा उठाने के लिए मजदूर भी आ गए। 10 दिनों में ही 500 गज का प्लॉट दिखाई देने लगा। मैं रोजाना अपने स्कूल से आकर कमरे की खिड़की से मजदूरों को काम करते देखती। जब मम्मी खाने के लिए आवाज़ लगाती तभी मैं खिड़की से हटती थी। एक दिन स्कूल से आकर मैंने देखा कि प्लॉट पर बहुत गहमा गहमी है। कई लोग सिर पर कैप लगाए दिखाई दिए जो इंची टेप से ज़मीन नाप रहे थे। मम्मी ने बताया
कि ये कैप लगाए लोग इंजीनियर हैं जो घर का डिजाइन बनाएंगे। किन्हीं अरोड़ा साहब ने ये घर खरीदा है और अब यहाँ बड़ा सा महल नुमा घर बनेगा। मैं सुनकर बड़ी खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो शायद मैं ये बड़ा सा मकान अंदर से देख पाऊँ। कभी तो कोई मौका मिलेगा अंदर जाने का। अब तो बड़े ही जोर शोर से काम चलने लगा, बहुत शोर रहने लगा। अब हमारे घर के अंदर तक आवाज़ें आती थी। ईंटें, सीमेंट, लोहे के सरिये, मशीनें चलती रहती। मजदूर जोर जोर से बातें करते, यानी खूब चहल पहल रहती थी रात तक। करीब 2 साल तक काम चला और मम्मी ने जैसा कहा था वैसा ही महल नुमा सुंदर सा मकान तैयार हुआ। आज मेरी स्कूल की छुट्टी थी और मैंने देखा कि इस मकान के बाहर बड़ा सा सामियाना लगा था और पूरा घर सामियाने से चारों ओर से ढका हुआ था। मैं दौड़कर मम्मी के पास गई तो पापा को मम्मी से बात करते सुना कि आज अरोड़ा साहब के मकान का मुहूर्त है, तभी तो यह सामियाना लगा है। तब मैंने उछलते हुए पापा को टोका और पूछा, फिर तो हम भी जाएंगे ना, आखिर पड़ोसी हैं हम इनके। पापा मुस्कुराए और बोले, अरे नहीं बेटा, हमें नहीं बुलाया है उन्होंने, हमें तो जानते भी नहीं हैं ये लोग। सुनकर मैं उदास हो गई और मन ही मन कल्पना करने लगी कि कैसे इस घर के लोग पार्टी करेंगे। घर अंदर से कैसा होगा, सब मज़े कर रहे होंगे, बच्चे भागम भाग कर रहे होंगे। इतना बड़ा मकान है यह, काश ये अरोड़ा अंकल हमें भी बुला लेते। मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और हसरत भरी निगाहों से मकान की तरफ देखने लगी। रात हो चली थी, बस लाइटें ही लाइटें थी। मकान की मंजिलों और सामियाने में खूब तेज म्यूजिक बज रहा था। कुछ ज़्यादा दिख नहीं पा रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। दूर तक गाड़ियाँ दिख रही थी, मेहमान खूबसूरत कपड़ों में अंदर जाते दिख रहे थे। मम्मी ने मुझे खाना खाने को बुलाया, पर मेरा मन तो अरोड़ा अंकल के मकान के अंदर जाने को मचल रहा था। आज अपनी पसंद का खाना भी अच्छा नहीं लगा मुझे। रात भर सामने पार्टी चलती रही। मम्मी, पापा और मैं सो गए। सुबह मैं तैयार होकर स्कूल चली गई। वापस आकर खिड़की से मकान देखने लगी। मकान बाहर से सुंदर था, पर घर में कोई दिखाई नहीं देता था। बस गाड़ियां आती जाती दिखती थी कभी कभी। ज़्यादातर बड़ा सा गेट बंद ही रहता था। इस मकान को देखते देखते अब मेरा मन भी उकता गया था। मैं अब अपना समय अपनी पढ़ाई में देने लगी। इस मकान में अरोड़ा अंकल को आए 5-6 साल हो गए थे। मैं आज जब स्कूल से वापस आ रही थी तो अरोड़ा अंकल जी के घर पर लाइटें लगी देखी। रात को पापा ने बताया कि अगले महीने अरोड़ा अंकल के बेटे की शादी है। सुना है बड़े ही अमीर घर से बहू आ रही है, तो अभी से इतनी लाइटें क्यों लगा दी? मैंने पूछा। पूरे महीने फंक्शंस होंगे इनके यहाँ, मम्मी बोली। पर हमें क्या, हमें कौन सा बुलाएंगे? मैंने चिढ़ते हुए कहा। 1 महीना यूं ही निकल गया। बैंड बजने लगे। शहर के सभी अमीर लोग घर के बाहर इकट्ठे थे। घुड़ चढ़ी हो रही थी। घर की सजावट से लेकर मेहमानों और अरोड़ा अंकल आंटी जी के कपड़े सब देखने लायक थे। बारात चली गई और चमकते हुए घर में शांति पसर गई। सुबह 4 बजे बैंड बाजा सुनाई दिया। मम्मी और मैं आंख मलते हुए खिड़की पर पहुँचे। डोली आ गई थी। लंबी सी चमकती हुई गाड़ी रुकी और परी जैसी बहू उतरी। अरोड़ा आंटी अपने सभी रिश्तेदारों और मेहमानों के साथ अपने बहू बेटे को बड़े से गेट के अंदर ले गई और गेट बंद हो गया। चारों ओर चुप्पी फैल गई और मम्मी वापस जाकर सो गई। मैं अपने बेड पर लेटे हुए सोचने लगी कि अंदर कैसे सब बहू पर वारी वारी जा रहे होंगे। ढेरों गिफ्ट मिले होंगे बहू को। महल की रानी बनकर रहेगी यह तो। क्या समय है इस लड़की का। नौकर चाकर आगे पीछे घूमेंगे इसके। गाड़ी, बंगला, पैसा, शानो शौकत, और क्या चाहिए एक लड़की को। इतना सुंदर और बड़ा घर, यानी जो भी फिल्मों में देखा था। मैं उस समय कक्षा 8 में पढ़ती थी। किशोरावस्था में मन कल्पनाओं की दुनिया में सैर करता रहता। ये सब सोचते सोचते मैं सो गई। कई दिनों तक सामने गाड़ियां आती जाती रही। कई दिनों बाद बाजार में अचानक से हमें सामने वाली गुप्ता आंटी मिली। हालचाल पूछने के बाद बोली, हमारे जाने के बाद अब तो अरोड़ा जी बन गए हैं आपके पड़ोसी। पिछले साल शादी थी उनके बेटे की, आप लोग भी गए होंगे। नहीं नहीं आंटी, हम कहाँ गए थे, हमें थोड़ी बुलाया गया था, और हमसे तो वे लोग आज तक
बोले भी नहीं। बस गाड़ी आती जाती दिखती है, फिर गेट बंद। मैंने तपाक से जवाब दिया, ओह, वैसे मैं भी शादी में तो नहीं जा पाई थी, बस थोड़ी देर के लिए ही इनके घर गई थी, बहू की मुंह दिखाई के लिए। बड़े ही अमीर घर से बहू लाए हैं अरोड़ा साहब, और ऊपर से इतनी सुंदर, सुशील और खूब पढ़ी लिखी। इनके पूरे परिवार में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। बस क्या ही बताऊं, समय ही बलवान है इन लोगों का। तो वैसे हमने भी अपनी बेटी शिखा का रिश्ता तय कर दिया है। अगले महीने ही शादी है, आप सबको भी आना है। शादी का कार्ड देने आऊँगी मैं। गुप्ता आंटी खुश होती हुई बोली, हाँ हाँ ज़रूर आइएगा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। अब चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। आप भाई साहब के साथ आइएगा हमारे घर, उनसे मिले भी काफ़ी समय हो गया है। मम्मी ने गुप्ता आंटी से कहकर विदा ली और हम बाजार में आगे निकल गए। थोड़े दिनों बाद ही गुप्ता आंटी हमारे घर अपनी बेटी शिखा की शादी का कार्ड देने आई। मम्मी को मुझे और पापा को साथ लाने का कहकर जल्दी ही वापस चली गईं। मैं मम्मी पापा के साथ शिखा की शादी में पहुंची। दूर से ही हॉल में गुप्ता आंटी ने स्टेज से हमें देखा और अपनी ओर आने का इशारा किया। हम तीनों गुप्ता आंटी के पास पहुंचे। तभी आंटी ने कीमती से लहंगे में पास ही खड़ी खूबसूरत सी लड़की को नज़दीक बुलाया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, निया बेटे, इससे मिलो, ये अनवी है, तुम्हें एक बार देखना चाहती थी और तुम्हारे घर के सामने वाले घर में ही रहती है। और अनवी, ये निया है, अरोड़ा अंकल की बहू। अच्छा, सच में? निया ने कहा। मेरे कुछ कहने से पहले ही निया ने मुझे गले से लगा लिया। आप तो बहुत ही प्यारी हो अनवी, आओ ना कभी हमारे घर, खूब बातें करेंगे। निया ने कहा। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ना था। मेरा तो मानो कोई सपना सच हो गया। अब तो मैं बड़े आराम से उस मकान में अंदर जा सकती हूँ, और अगर निया भाभी मेरी दोस्त बन गई तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं रोज़ इस बड़े से मकान में जा पाऊंगी। अरे, शादी से आकर बड़ी ही खुश नज़र आ रही हो तुम, क्या बात है? कपड़े बदल लो और सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है, एग्जाम्स भी हैं तुम्हारे। माँ ने कमरे में मुझे कॉफ़ी पकड़ाते हुए कहा। झटपट दिन बीत गए। मैं सोच रही थी कि कल फ्री होकर कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर निया भाभी से मिलने जाऊंगी। आते ही मैंने मम्मी से पूछा, मम्मा, कल मैं निया भाभी से मिलने सामने चली जाऊं? चली जाना, मम्मी ने कहा। मैं बहुत ही खुश थी। सुबह सवेरे गाड़ी के हॉर्न से मेरी नींद खुली। मम्मी घर में दिखाई नहीं दी। मैं भागकर अंदर खिड़की पर गई। देखा तो अरोड़ा अंकल जी के मकान के बाहर 4-5 पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। भीड़ ही भीड़ थी सामने, मीडिया की गाड़ियां और शोर ही शोर था। तभी मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई, आप कहाँ थी मम्मा? क्या हुआ है नीचे? यह पुलिस क्यों आई है? क्या हुआ है अरोड़ा अंकल जी के घर में? मैंने पूछा। बेटे, निया भाभी नहीं रही, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। नीचे सब बता रहे हैं कि बहुत तंग करते थे ससुराल वाले उस लड़की को। इतना दहेज लाई थी, पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, फिर भी उसे दहेज के लिए मारते पीटते थे। अरोड़ा अंकल के बेटे को निया पसंद नहीं थी और पता चला है कि वह पहले से ही शादीशुदा था। संतान ना होने का ताना देते थे, मतलब हर तरह से परेशान थी वह, और आज उसने अपनी जान ही ले ली। मम्मी ने सुबकते हुए बताया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे निया भाभी याद आ रही थी। बड़े से मकान को अंदर से देखने का मेरा चाव एक झटके में ही खत्म हो गया। मकान बड़ा नहीं, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। इतनी चमक दमक के पीछे कितना अंधकार है। कुछ महीनों बाद अरोड़ा जी अपनी फैमिली सहित कहीं और चले गए। उनके महल नुमा घर का गेट हमेशा के लिए बंद हो गया। धीरे धीरे समय के साथ मैं बड़ी हो गई और मेरी बड़ा घर देखने की इच्छा भी खत्म हो गई। स्कूल से कॉलेज में आ गई। अभी मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। मैंने आज सुबह से ही अपने घर में कोलाहल मचा रखा था, किसी छोटे बच्चे की तरह। कारण था जन्मदिन। मैं अपने जन्मदिन को लेकर इतनी उत्साहित थी कि सुबह से ही अपने माँ पापा को चैन से बैठने नहीं दिया था। अनवी छिपकली की जैसे पूरे घर में दौड़ रही थी। उसके माँ पापा भी उसके जन्मदिन की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए थे। लगे भी क्यों ना, वो उनकी लाडली इकलौती बेटी जो थी
जहाँ समाज में आज बेटियों को बेटे से कम आंका जाता है, वहीं वो अपनी बेटी को बेटा से बढ़कर मानते थे। उसकी हर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखते थे। उसकी खुशी की खातिर ही हर साल उसका जन्मदिन खूब उल्लास के साथ मनाते थे, वरना यहाँ आसपास के लोगों में कोई भी अपनी लड़की का जन्मदिन नहीं मनाता था। हाँ, अगर उनके बेटे मनाने के लिए बोलें तो वो अलग बात होती। ऐसे भी इन सब की सोच ऐसी ही थी कि बस लड़के ही सब कुछ हैं उनके लिए, लड़कियां तो बोझ हैं जिसे एक दिन विदा होना है, फिर उसके लिए कुछ करके करना ही क्या, कौन सा वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनती है। पर इन सब बातों से उसके माँ पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे भी कितनी मिन्नतों के बाद तो उनके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया, इसलिए उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि वो बेटी है या बेटा। वो अपनी बेटी के साथ खुश थे, उसे हर खुशी देना चाहते थे। वो अपनी बेटी को उसके पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी की खुद एक पहचान हो, इसलिए उन्होंने उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अन्वी भी हमेशा से ही पढ़ाई में अव्वल ही आती रही। अपनी कक्षा में कभी प्रथम तो कभी द्वितीय स्थान प्राप्त करती। अन्वी के जन्मदिन की तैयारी करते हुए जब उसके माँ पापा ने उससे पूछा कि उसे उपहार में क्या चाहिए, तो उसने कहा, माँ पापा ये उपहार वगैरह आज रहने ही दीजिए। इस पर अन्वी की माँ ने उससे पूछा, पर क्यों बेटा, तुझे तो बस उपहार लेने का कोई बहाना चाहिए, तो आज मना क्यों कर रही है। वो इसलिए माँ, क्योंकि कल मेरा 10वीं का परिणाम आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप दोनों से एक साथ दो दो उपहार लूँ। अन्वी ने हंसते हुए कहा, तो उसकी माँ ने उसे हल्की सी चपत लगा के मुस्कुरा दिया। अन्वी के परिणाम का उसके माता पिता को भी बेसब्री से हमेशा की तरह इंतजार था। शाम तक सब तैयारियां हो चुकी थी। छोटी सी ही पार्टी रखी हुई थी जिसमें आस पड़ोस के कुछ लोग, उसके चाचा चाची और उसकी सहेलियां आए हुए थे। सब अन्वी का ही इंतजार कर रहे थे केक काटने के लिए। जब उसकी माँ ने आवाज़ लगाते हुए उसे बुलाया, अन्वी बेटा अब आ भी जा, सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं, कितना वक्त लगाएगी। बस आ गई माँ, अन्वी ने अपनी माँ को जवाब देते हुए कहा। थोड़ी देर में जब वो नीचे आई तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। बहुत ही प्यारी लग रही थी वो गुलाबी रंग की ड्रेस में। ऐसे भी उसका सिर्फ रंग सांवला था, नैन नक्श तो लाखों में एक थी। उसके केक काटने के बाद सब ने अपने साथ लाया हुआ उपहार उसे दिया। आस पड़ोस के लोग जाते हुए आपस में हमेशा की तरह बातें कर रहे थे कि इन्होंने अपनी बेटी को कितना सर पर चढ़ा रखा है, उसकी हर बात को पूरी करते हैं। इतना तो कोई अपने बेटे की भी बात नहीं मानता। सब ने साथ में खाना खाया और सोने चले गए। अब उन सब को बेसब्री से बस कल के परिणाम का इंतजार था। सुबह से ही अन्वी चहलकदमी कर रही थी। रात को बेचैनी के कारण वो सही से सो भी नहीं पाई। जब उसने अपने साथियों से पता किया तो उसे पता चला कि परिणाम दोपहर में 1 बजे तक आएगा। उसको इस प्रकार परेशान देखकर उसकी माँ ने उसे समझाया कि वो बेवजह परेशान हो रही है, परिणाम तो ऐसे भी आ ही जाएगा, उसके इस तरह परेशान होने से कुछ होना नहीं है। फिर उन्होंने उससे कहा कि थोड़ा सा कुछ खा ले, सुबह से ही उसने कुछ नहीं खाया था। माँ के कहने पर जबरदस्ती थोड़ा सा खा तो लिया, पर उसका मन अब भी बेचैन था। परिणाम वाले दिन तो हर विद्यार्थी का यही हाल रहता है, खासकर जब परिणाम बोर्ड का हो जिस पर उसका पूरा भविष्य निर्धारित होना हो। दोपहर में 1 बजे से पहले ही अन्वी हाथ में मोबाइल लिए हुए स्क्रीन पर सीबीएसई का साइट खोल के बैठी हुई थी और साथ ही उसके माँ पापा भी बैठे हुए मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हमेशा की तरह इस बार भी उसका परिणाम अच्छा हो। जैसे ही घड़ी ने 1 बजने का इशारा किया, वैसे ही उसने अपना परिणाम चेक किया। परिणाम देखते ही वो एक पल को एकदम शांत हो गई। पापा उससे पूछने लगे कि क्या हुआ। उसने जोर से चिल्लाते हुए बताया कि उसको 93% अंक प्राप्त हुए हैं। तो उनके खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों से तो खुशी के आंसू निकल आए। बेटा, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, तूने तो हमारा सर ऊंचा कर दिया हमेशा की तरह। आस पड़ोस में भी यह बात फैल चुकी थी कि अन्वी के 93% मार्क्स आए हैं। जहां एक तरफ आसपास की कुछ लड़कियां मन ही मन चिढ़ रही थी, वहीं कुछ लोग ये कह रहे थे कि मोहन जी अपनी बेटी को इतना पढ़ा कर क्या करेंगे, लड़कियों को तो घर का काम ही शोभा देता है। लेकिन अन्वी के पापा कहते कि मेरी बिटिया कलेक्टर बनेगी,
पढ़ लिख कर, जिसकी खुद की अपनी पहचान होगी। सब हमारे नाम से उसे नहीं बल्कि उसके नाम से हमें जानेंगे। अन्वी को अपने पिता पर बहुत ही गर्व हो रहा था और साथ ही वो अपने आप को भी खुशनसीब मान रही थी कि उसको इतने अच्छे माँ पापा मिले। उसने भी आज मन ही मन निर्णय ले लिया कि वो अपने पापा का सपना पूरा करने में जी जान लगा देगी। कुछ दिनों में उसने 11वीं क्लास में एडमिशन ले लिया और जी जान लगाकर मेहनत करने लगी। उसकी ये मेहनत देखकर उसके माँ पापा को भी खुशी होती। अगर कभी अन्वी घर का काम करने की भी कोशिश करती तो उसकी माँ उसे नहीं करने देती थी। बस वो इतना ही कहती कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सब कुछ सही चल रहा था, पर जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती कि हमेशा सब अच्छा हो या सब कुछ हमारे ही अनुसार हो। अन्वी की जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान आया जिसने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। एक दिन अन्वी के माँ पापा घर के जरूरी सामान लेने बाहर गए हुए थे। पता नहीं कैसे अचानक से उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। उन्होंने गाड़ी को संभालने की कोशिश की पर संभाल नहीं पाए और उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई और उसी समय दोनों ने दम तोड़ दिया। जब ये खबर अन्वी तक पहुंची तो उसकी हालत इतनी खराब हुई कि उसे संभाल पाना मुश्किल था। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। अन्वी के माँ पापा को गुजरे हुए 1 महीने हो गए थे। उसके चाचा चाची उसे अपने साथ लेकर उन्नाव आ गए। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, पर धीरे धीरे उसके चाचा चाची का स्वभाव उसके प्रति बदलने लगा। उसकी चाची दिन भर उससे घर के ही काम करवाती, वो भी बिना कुछ कहे कर देती। पर बात जब उसकी पढ़ाई पर आई तो उससे बिना बोले रहा नहीं गया, क्योंकि चाचा चाची ने उसे साफ मना कर दिया कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे उसे आगे पढ़ा सकें। अन्वी ने कहा वो चाहे जैसे पढ़े, वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ भी करेगी। कहने को तो अन्वी ने अपने चाचा चाची से कह दिया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ भी करेगी, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे की पढ़ाई कैसे करे। उसे अपने पापा का भी सपना पूरा करना था। उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद ही रह गया था, पर अब आगे क्या करे और कैसे करे वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। यही सब सोचते हुए उसे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही थी। अगर वो जिंदा होते तो आज उसका ये हाल नहीं होता। रोते रोते ही वो सो गई। सुबह छत पर वो चिड़ियों को देख रही थी कि उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने घर आकर अपनी चाची से कहा, मुझे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। चाचा चाची, मुझे अपने माँ पापा का सपना पूरा करना है। अन्वी ने लगभग रुंधे हुए गले से कहा, इस विषय पर पहले ही बात हो चुकी है। ये हमारे बस में नहीं है कि हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा सकें। 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, इसी में खुश रहो। चाचा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लूँगी। वो कैसे? चाची ने पूछा। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर, बस आप लोग मुझे पढ़ने दीजिए। चाचा ने आगे कुछ कहना चाहा, पर चाची ने उन्हें कहने से पहले ही उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चाची के इतना कहते ही अन्वी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए चली गई ताकि वो दोबारा से एडमिशन ले सके। उसके जाने के बाद जब चाचा ने अपनी पत्नी से बोलने से रोकने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, उसके ट्यूशन पढ़ाने से हमारा ही फायदा है। ऐसे भी आगे की पढ़ाई तो सरकारी स्कूल से ही करेगी वो, इसलिए उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत तो होगी नहीं। बचे हुए पैसे वो हमें ही देगी। इस पर चाचा ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों में अन्वी ने 11वीं कक्षा में एडमिशन ले लिया, लेकिन अन्वी को नहीं पता था कि एक नया भूचाल उसकी जिंदगी में आने वाला है, जिसका नाम था विक्रम अरोड़ा। कहानी का शेष भाग कल आएगा। कौन है विक्रम अरोड़ा? क्या वो अरोड़ा अंकल के बेटे हैं जिनका घर अन्वी के घर के सामने था? कलेक्टर बनकर क्या अन्वी अपने माता पिता के सपनों को साकार कर पाएगी? क्या है उसकी ज़िंदगी में आने वाला नया मोड़? जानने के लिए देखिए इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट।